वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 आज हम पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर 6 का टाइटल है उत्पादन एवं रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्लासिकल मॉडल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर का पहला भाग पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द वेरियस अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल मॉडल यानी प्रतिष्ठित मॉडल की क्या मान्यताएं रही हैं और से का बाजार नियम हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज के इस मॉडल में हम कंप्लीट क्लासिकल मॉडल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिष्ठित सिद्धांत पूर्ण रोजगार का सिद्धांत है। ये हम जानते हैं, यह एक ऐसे मॉडल को बताता है जिसमें पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन को बनाए रखा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एग्रीगेट आउटपुट और रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण हम निम्न 3 चरों के माध्यम से करते हैं। समग्र उत्पादन का निर्धारण और रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण करने के लिए हमें क्या 3 चीजें आवश्यक हैं। हमें चाहिए समग्र उत्पादन फलन, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन चाहिए। दूसरा हमें चाहिए श्रम की मांग और तीसरा श्रम की पूर्ति। तो इन तीनों के माध्यम से हम क्लासिकल मॉडल में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन करते हैं। सबसे पहले हम देखें समग्र उत्पादन फलन। अल्पकाल में स्थिर पूंजी स्टॉक और तकनीकी के दिए हुए होने पर, यानी हम ये मानकर चलते हैं कि अल्पकाल में पूंजी स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं होता और तकनीकी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए तकनीकी और पूंजी स्टॉक दोनों जब दिए हुए हैं अर्थात वे स्थिर हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसी दशा में समग्र उत्पादन फलन एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है? ये हमें बताता है उत्पादन एवं रोजगार के बीच धनात्मक संबंध को। ये बताता है कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ेगा। उत्पादन का ऊंचा स्तर रोजगार के ऊंचे स्तर को बताता है, यानी हम इसे फंक्शनल फॉर्म में यदि कहें तो हम कहेंगे कि आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ एन, के एंड टी। उत्पादन यहाँ 3 साधनों का फलन है। टी टेक्नोलॉजी है जो अल्पकाल में स्थिर रहती है, इसमें अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। तकनीकी में परिवर्तन सिर्फ दीर्घकाल में होगा। के स्थिर पूंजी स्टॉक है, अल्पकाल में इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ परिवर्तन होता है एन, और एन यहाँ पर श्रम की मात्रा को बताता है। एन रोजगार का स्तर है, श्रमिकों के रोजगार का स्तर है और ये परिवर्तनशील है, ये एक वेरिएबल है, जबकि के और टी यहाँ पर पैरामीटर हो जाते हैं, कांस्टेंट है। दूसरा श्रम का मांग फलन, यह समग्र उत्पादन फलन से प्राप्त होता है जो लेबर इनपुट पर डिपेंड करता है। जैसे ही रोजगार बढ़ता है उत्पादन का स्तर भी बढ़ता है, लेकिन श्रम का सीमांत उत्पाद घट जाता है। इसे हम निम्न तालिका से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता है, देखिए शुरू में रोजगार 300 था, वर्किंग आवर्स 300, फिर 350, 400, रोजगार का स्तर बढ़ता गया। तो जैसे जैसे रोजगार बढ़ता है उत्पादन का स्तर भी हम यहाँ देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। 1800, फिर 2000, फिर 2150, 2250 और 2300 हुआ है। लेकिन श्रम का सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वो घट जाता है। श्रम का सीमांत उत्पादन हम देखते हैं कि 4.0 था, फिर 3.0, 2.0 और 1.0 हुआ है। समग्र पूर्ति फलन, पूर्ति पक्ष की ओर देखने पर हमें पता चलता है कि जब श्रमिक काम करते हैं तब उन्हें थकान और दबाव का आभास होता है और उन्हें काम के दौरान अपने आराम का त्याग करना पड़ता है। इस कारण काम का भार बढ़ जाता है या काम के बढ़े हुए घंटे श्रमिकों को अस्वीकार्य होते हैं और इसे श्रम के सीमांत असंतोष के रूप में जाना जाता है। जब तक काम के दबाव से होने वाला असंतोष अतिरिक्त वास्तविक मजदूरी के भुगतान के रूप में प्राप्त संतोष के बराबर नहीं हो जाता, तब तक श्रमिकों को अतिरिक्त श्रम आगत के लिए यानी कि काम के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्रम घंटों की पूर्ति
श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होती है। अधिक श्रमिकों को काम पर लगाना है तो मजदूरी दरें ऊंची रखनी होंगी। इसका अर्थ ये है कि जितनी ज्यादा मजदूरी दरें होंगी, श्रमिकों की पूर्ति उतनी ही अधिक होगी। सप्लाई ऑफ लेबर इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ रियल वेजेस। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा उत्पादन क्षेत्र और रोजगार का क्षेत्र। श्रम की मांग और पूर्ति फलन के दिए हुए होने पर रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा और कंप्लीट क्लासिकल मॉडल किस तरह से तैयार होगा, ये हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम उत्पादन क्षेत्र को देखें तो y एक्सिस उत्पादन क्षेत्र का हम देखते हैं तो यहाँ पर OY एक्सिस है। इस OY अक्ष पर हमने उत्पादन की मात्रा को लिया है, ये उत्पादन की मात्रा है, और OY अक्ष पर हमने रोजगार के स्तर को लिया है और ये मूल बिंदु है। ये उत्पादन फलन है। Q इज द फंक्शन ऑफ N, K and T। K और T यहाँ पर कांस्टेंट है। ये उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन फलन ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है, जो बताता है कि जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद हम रोजगार क्षेत्र में आते हैं तो OY अक्ष है। इस OY अक्ष पर हमने वास्तविक मजदूरी दर को लिया है और OX अक्ष पर हमने रोजगार का स्तर लिया है। DL इज इक्वल्स टू MPL। ये श्रम का मांग वक्र है, ऋणात्मक ढाल का है और ये बताता है कि जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ेगा वैसे ही यहाँ पर वास्तविक मजदूरी दरें कम होती जाएंगी। ये श्रम का पूर्ति वक्र है जो धनात्मक ढाल का है, जो बताता है कि जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी दर बढ़ेंगी वैसे वैसे रोजगार का स्तर भी बढ़ता जाएगा। जहां श्रम की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं, इस C बिंदु पर एक दूसरे के बराबर हैं, वहां वास्तविक मजदूरी दर W/P0 तय हो जाती है और अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर भी N0 तय हो जाता है। जब N0 रोजगार का स्तर है, यानी उत्पादन क्षेत्र में देखें तो ON श्रमिक मिलकर के अर्थव्यवस्था में उत्पादन करते हैं EN0, यानी कि OQ0 के बराबर अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जाता है। अब यदि अर्थव्यवस्था में माना कि मजदूरी दर बढ़कर के W/P1 हो जाती है, तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि श्रम की पूर्ति ज्यादा है और श्रम की मांग कम है, यानी एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है। जब श्रमिकों की अतिरिक्त पूर्ति है तो ऐसी स्थिति में ज्यादा श्रमिकों को काम पर लगाया जाना तभी संभव होता है जबकि मजदूरी दरें घटा दी जाएं। मजदूरी दरें जब घटाई जाएंगी तो कुछ तो मजदूरी दरें घटेंगी और कुछ नए श्रमिक आकर्षित होंगे और इस प्रकार से हम पुनः इस C बिंदु पर संतुलन की स्थिति में आ जाएंगे और ये जो बेरोजगारी अंतराल है A-B के बराबर, ये बेरोजगारी का अंतराल समाप्त हो जाएगा और हम वापस N0 के पूर्ण रोजगार स्तर पर आ जाएंगे। इसी प्रकार से यदि अर्थव्यवस्था में मजदूरी की दर W/P2 होती है तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि श्रमिकों की पूर्ति कम है और श्रमिकों की मांग ज्यादा है। श्रमिकों की मांग आधिक्य की स्थिति है, तो मांग आधिक्य की स्थिति में सभी एम्प्लॉयर्स, नियोक्ता श्रमिकों को अपने अपने यहाँ काम पर आकर्षित करने के लिए मजदूरी दरें बढ़ाएंगे और तभी श्रमिक काम पर आएंगे। तो वे मजदूरी दरें बढ़ाएंगे, कुछ तो मजदूरी दरें बढ़ाने से श्रमिक काम पर आएंगे और दूसरा श्रमिकों की पूर्ति भी बढ़ेगी और इस प्रकार से हम पुनः C बिंदु पर संतुलन में आ जाएंगे और पूर्ण रोजगार का स्तर N0 पर बना रहेगा। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में यदि कोई विचलन होता है तो ये अल्पकालीन होता है और ये कुछ समय के उपरांत अर्थव्यवस्था पुनः समायोजन की स्थिति में, पुनः संतुलन की स्थिति में आ जाती है।
किसी भी तरह का कोई व्यवधान यदि यहाँ पर है तो अर्थव्यवस्था में एक इनविजिबल हैंड काम करता है, एक अदृश्य हाथ काम करता है, वह अर्थव्यवस्था को पुनः संतुलन में ले आता है। रोजगार का संतुलन स्तर N0 पूर्ण रोजगार की स्थिति को बताता है और ये माना गया कि जो भी व्यक्ति W/P0 यानी प्रारंभिक साम्य मजदूरी दर पर काम करने के योग्य और इच्छुक है, उन सभी को काम मिल जाएगा। और W/P0 साम्य वास्तविक मजदूरी दर के स्तर पर, जो कि श्रम के सीमांत उत्पादन के बराबर है। यदि कुछ लोग काम करने के इच्छुक नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि वे लोग स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहते, वे विलिंगली काम नहीं करना चाहते। और अर्थव्यवस्था में विद्यमान रोजगार का स्तर रोजगार योग्य श्रमिकों के पूर्ण रोजगार को दिखाता है, यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं उन सभी को रोजगार मिला हुआ है। प्रचलित मजदूरी दर पर जो लोग काम करने के इच्छुक हैं और योग्य हैं, उन्हें काम मिला हुआ है। प्रतिष्ठित प्रणाली के अंतर्गत बेरोजगारी और अति रोजगार अंतराल समय के साथ साथ यहाँ स्वतः ही समायोजित हो जाते हैं और ये समायोजन होता है कीमत और मजदूरी की लोकशीलता के कारण। अब हम देखते हैं कंप्लीट क्लासिकल मॉडल विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कंप्लीट क्लासिकल मॉडल के लिए पूर्ण रोजगार संतुलन के इस क्लासिकल मॉडल में यहाँ पर 3 मुख्य बाजार हैं। एक श्रम बाजार है, फैक्टर मार्केट यानी साधन बाजार, दूसरा प्रोडक्ट मार्केट है, वस्तु बाजार, और तीसरा मनी मार्केट है, मुद्रा बाजार। इन 3 बाजारों का यहाँ पर हम अलग अलग अध्ययन करते हैं और उन्हें फिर हम तीनों को एक मॉडल में कंपाइल करते हैं। वस्तु बाजार से हमें एग्रीगेट आउटपुट मिलता है, समग्र उत्पादन फलन मिलता है, जो ये मानते हुए कि अल्पकाल में उत्पादन की तकनीक और पूंजी स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं होना है, श्रम की विभिन्न मात्राओं पर उत्पादन के विभिन्न स्तरों को बताता है। श्रम बाजार में श्रम की मांग और पूर्ति साम्य रोजगार का निर्धारण करते हैं, जो कि हमारे इस क्लासिकल सिस्टम के अंतर्गत हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है। ये हमारी अजम्पशन रही है क्लासिकल मॉडल की कि अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है। मुद्रा बाजार कीमत स्तर के निर्धारण को स्पष्ट करता है। मुद्रा का पूर्ति फलन कीमत स्तर का निर्धारण करता है, जो उत्पादन और श्रम की मात्रा से स्वतंत्र होता है। इस प्रकार ये 3 बाजार वाले हमारे क्लासिकल मॉडल में विभिन्न चरों के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप पाई जाती है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले रिलेशनशिप है कि आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ N, K and T। Q उत्पादन की मात्रा है, N लेबर इनपुट है, K कैपिटल स्टॉक है जो कि स्थिर है, और T टेक्नोलॉजी है, ये भी स्थिर है। डिमांड फॉर लेबर इज द फंक्शन ऑफ रियल वेजेस, W/P इज रियल वेजेस। तो श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी दर पर निर्भर करती है। सप्लाई ऑफ लेबर इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ रियल वेजेस, श्रम की पूर्ति भी वास्तविक मजदूरी दर पर निर्भर करती है। एंड फाइनली MV इज इक्वल्स टू PQ। M मुद्रा की मात्रा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा, और V मुद्रा की चलन गति। तो मुद्रा की मात्रा को जब उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा की पूर्ति पता चल जाती है। तो ये मनी सप्लाई को बताता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति है। और PQ अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग है, Q उत्पादन की मात्रा है, और P प्रति इकाई मूल्य है। और इस प्रकार जब उत्पादन की मात्रा को मूल्य से गुणा किया जाता है तो हमें कुल उत्पादन का मूल्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग हमें पता चलती है। इन्हीं 4 समीकरणों के आधार पर हमारा कंप्लीट क्लासिकल मॉडल तय होता है। अब हम डिस्कस करते हैं पूर्ण रोजगार संतुलन का प्रतिष्ठित मॉडल। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारा प्रोडक्ट मार्केट, और इसमें हम एक्स अक्ष पर हमने रोजगार की मात्रा को लिया है, वाई अक्ष पर उत्पादन की मात्रा है, ये मूल बिंदु है। ये हमारा उत्पादन फलन है जो कि है आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ N, K and T। N रोजगार की मात्रा है श्रमिकों के रूप में, और K स्थिर पूंजी निवेश, और T टेक्नोलॉजी है, कैपिटल स्टॉक और टेक्नोलॉजी, जो कि शॉर्ट टर्म में हमारे कांस्टेंट रहते हैं।
इसके बाद हम आते हैं साधन बाजार में, जहां y अक्ष पर हमने वास्तविक मजदूरी को लिया है, x अक्ष पर हमने रोजगार की मात्रा n को लिया है। ये मूल बिंदु है। ये श्रम का मांग वक्र है, DL इज इक्वल्स टू MPL, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं कि श्रम का मांग वक्र श्रम का सीमांत उत्पादन वक्र ही होता है और ये ऋणात्मक ढाल का होता है। ये श्रम का पूर्ति वक्र है जो कि धनात्मक ढाल का है और बताता है कि जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी दर बढ़ेगी वैसे वैसे श्रम की मात्रा भी बढ़ेगी। अब हम तीसरे क्षेत्र मौद्रिक क्षेत्र पर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं y अक्ष पर हमने उत्पादन की मात्रा को लिया है, x अक्ष पर कीमत स्तर है, ये मूल बिंदु है और ये मुद्रा का पूर्ति वक्र है MV। फिर चौथा क्षेत्र समायोजन का क्षेत्र है, यहाँ पर ये मूल बिंदु है और y अक्ष पर हमने मौद्रिक मजदूरी को लिया है, x अक्ष पर कीमत स्तर को लिया है और ये 45 डिग्री की लाइन है जो कि वास्तविक मजदूरी रेखा कहलाती है और ये प्रारंभिक मजदूरी रेखा है, प्रारंभिक वास्तविक मजदूरी रेखा। इस प्रकार ये वस्तु बाजार है, प्रोडक्ट मार्केट, दूसरा साधन बाजार है, फैक्टर मार्केट, और ये तीसरा मुद्रा बाजार है, मनी मार्केट, और चौथा हमारा समायोजन क्षेत्र है, एडजस्टमेंट सेक्टर। अब यहाँ पर हम देखते हैं फैक्टर मार्केट में, जहाँ श्रम की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हैं, वहां पर वास्तविक मजदूरी दर तय हो जाती है, प्रारंभिक वास्तविक मजदूरी दर तय हो जाती है और वहीं पर रोजगार का स्तर भी तय हो जाता है, ON0, अर्थव्यवस्था में रोजगार रहेगा। इस प्रकार E0 बिंदु पर प्रारंभिक संतुलन है। जब अर्थव्यवस्था में ON रोजगार मिला हुआ है तो इतने श्रमिक मिलकर अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन करेंगे, तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन होगा N0 F0 के बराबर उत्पादन होगा और जब अर्थव्यवस्था में F0 के बराबर उत्पादन है तो ऐसी F0 के बराबर जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कितनी होगी, ये इस बिंदु पर हम आते हैं और जब अर्थव्यवस्था में इतना उत्पादन है, OF0 के बराबर उत्पादन है, तो कीमत स्तर OP0 हो जाता है। ये हमारा मुद्रा का पूर्ति वक्र है और ये इसको हमने नीचे तक डाल लिया हमारे कीमत स्तर को। इसके बाद हम देखते हैं कि वास्तविक मजदूरी रेखा हमारे पास ये है, रियल वेज W/P, और उसमें से P0 हमें मिल गया है तो हम हमारी मौद्रिक मजदूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमें मौद्रिक मजदूरी ज्ञात हो जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट क्लासिकल मॉडल है। जब यदि एग्जाम में आता है कि कंप्लीट क्लासिकल मॉडल दर्शाइए, तो ये हमारा कंप्लीट क्लासिकल मॉडल है जिसमें कि हम सिर्फ प्रारंभिक संतुलन बिंदुओं को बताते हैं। और यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं कि साधन बाजार में संतुलन है E0 बिंदु पर और OW/P0 मजदूरी है, वास्तविक मजदूरी, और ON0 के बराबर श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। ये ON0 श्रमिक मिलकर के अर्थव्यवस्था में उत्पादन करते हैं F0 N0 के बराबर, यानी OQ0 के बराबर उत्पादन करते हैं। ये OQ0 उत्पादन जब अर्थव्यवस्था में है तो हमें कीमत स्तर पता चल जाता है। यहाँ हमारा मनी सप्लाई है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के बराबर होती है, MV बराबर PQ हम देख चुके हैं। उस PQ में Q हमें पता चल गया है तो हम P निकाल सकते हैं और ये P जब ज्ञात हो जाता है तो यहाँ हमारी वास्तविक मजदूरी रेखा है W/P में P हमें ज्ञात हो गया तो हम W निकाल सकते हैं। इस प्रकार ये एक प्रारंभिक मॉडल है, प्रतिष्ठित मॉडल है, जहाँ पर की अर्थव्यवस्था प्रारंभिक संतुलन में बनी हुई है। और यहाँ हम पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं कि यदि किसी समय अल्पकाल में मजदूरी दर बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई मजदूरी दर पर श्रमिकों की पूर्ति ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा लोग मार्केट में काम करने के लिए मौजूद होंगे तो मजदूरी दरें गिर जाएंगी और हम संतुलन में आ जाएंगे। यदि किसी समय वास्तविक मजदूरी दर कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों की मांग ज्यादा होगी और पूर्ति कम होगी। श्रमिकों की मांग ज्यादा होने के कारण जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनमें कंपटीशन होगा श्रमिकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, इसलिए वे मजदूरी दर बढ़ाएंगे और हम पुनः
E0 बिंदु पर संतुलन में आ जाएंगे और रोजगार क्षेत्र में संतुलन बना रहेगा। अर्थव्यवस्था में ON0 का संतुलन रोजगार स्तर संतुलन रोजगार का स्तर बना रहेगा और ये वास्तविक मजदूरी दर W/P0 बनी रहेंगी और ये हमारा प्रारंभिक मॉडल तय हो जाता है। प्रतिष्ठित मॉडल को और बेहतर तरीके से यदि हमें समझना है तो हमें कुछ वेरिएबल्स में एक एक करके हमें परिवर्तन करके उनके प्रभाव को देखना होगा, उनके प्रभाव का विश्लेषण करना होगा। यहाँ हम उत्पादन फलन में परिवर्तन 3 तरह के चेंजेस हम करके देखेंगे। एक एक वेरिएबल को हम लेते हैं। सबसे पहले एक तो हम प्रोडक्शन फंक्शन में चेंज करेंगे, दूसरा श्रम के पूर्ति फलन में परिवर्तन करेंगे और मुद्रा के पूर्ति फलन में परिवर्तन का प्रभाव हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादन फलन में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट्स ऑफ अ शिफ्ट इन प्रोडक्शन फंक्शन। यदि उत्पादन फलन में परिवर्तन कर दिया जाए तब उसका क्या प्रभाव होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ये प्रोडक्ट मार्केट है और प्रोडक्ट मार्केट में y अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को लिया है, x अक्ष पर रोजगार की मात्रा है। ये हमारा मूल बिंदु है, ये उत्पादन फलन है जो कि आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ n k n t, k n t आर कांस्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट मार्केट है। इसके बाद हम आते हैं साधन बाजार पर। साधन बाजार में x अक्ष पर हमने लिया है रोजगार की मात्रा और ये मूल बिंदु है। y अक्ष पर हमने वास्तविक मजदूरी दर को लिया है। ये श्रम का मांग वक्र है, DL इज इक्वल्स टू MPL और ये श्रम का पूर्ति वक्र है, पॉजिटिव स्लोप का है। इसके बाद हम आते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट में ये मूल बिंदु है, x अक्ष पर हमने लिया है कीमत स्तर और y अक्ष पर लिया है उत्पादन की मात्रा और ये हमारा मनी सप्लाई कर्व है MV। फिर हम आते हैं समायोजन क्षेत्र में। समायोजन क्षेत्र में x अक्ष पर हमने लिया है कीमत स्तर, y अक्ष पर लिया है मौद्रिक मजदूरी, मनी वेजेस और ये जो 45 डिग्री की ये हमारे जो लाइन है W/P0 ये वास्तविक मजदूरी रेखा है। अब हम मॉडल का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले जहां पर श्रम की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हैं वहां वास्तविक मजदूरी दर W/P0 तय हो जाती है और रोजगार का स्तर N0 तय हो जाता है और E0 बिंदु पर रोजगार का स्तर N0 है। जब ON0 रोजगार का स्तर है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर तय हो जाता है OQ0। OQ0 उत्पादन जब यहाँ पर आता है हमारी मनी सप्लाई, क्योंकि मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू मनी डिमांड, तो यहाँ F0 पर संतुलन था, यहाँ S0 पर संतुलन होता है। उत्पादन की मात्रा OQ0 है और यहाँ से कीमत हमें पता चल जाती है OP0 कीमत हमें ज्ञात हो गई है और ये समायोजन क्षेत्र में भी कीमत हमें मिल जाती है। इसके बाद हमें देखना है ये मौद्रिक मजदूरी, क्योंकि रियल वेजेस हमें पता है, प्राइस हमने यहाँ पर निकाल ली है तो मौद्रिक मजदूरी हमें ज्ञात हो जाती है। ये हमारा मनी सप्लाई कर्व। अब हमने चेंज किया, उत्पादन फलन में परिवर्तन किया। सपोज किसी कारण से टेक्नोलॉजिकल चेंज होने के कारण या हमारे कैपिटल स्टॉक में चेंज होने के कारण यदि उत्पादन फलन में वृद्धि, हमारा उत्पादन फलन ऊपर की ओर विवर्तित हो गया है, उत्पादन फलन हमें मिलता है नया उत्पादन फलन Q डैश इज द फंक्शन ऑफ NKT। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जब भी उत्पादन फलन ऊपर की ओर विवर्तित होगा तो उस समय श्रम के मांग फलन में भी विवर्तन आएगा, क्योंकि जैसे ही यदि पूंजी स्टॉक में परिवर्तन हुआ है तो प्रति श्रमिक पूंजी की उपलब्धता बढ़ जाएगी और प्रति श्रमिक सीमांत उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी कभी उत्पादन फलन को ऊपर की ओर विवर्तित किया जाएगा, श्रम के मांग फलन को भी साथ में विवर्तित करना अनिवार्य होगा और इस प्रकार हमें नया श्रम का मांग वक्र मिलता है DL डैश इज इक्वल्स टू MPL। अब जहां पर नया श्रम का मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे के बराबर हैं, वहां पर
नई वास्तविक मजदूरी दर तय हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वास्तविक मजदूरी की दरें बढ़ गई हैं। रोजगार का स्तर भी बढ़कर के N1 हो जाता है और ये E1 पर नया संतुलन हमें मिलता है। और बढ़ा हुआ रोजगार है, ज्यादा श्रमिक काम कर रहे हैं तो उत्पादन का स्तर बढ़ जाता है। नया संतुलन हमें F1 बिंदु पर मिलता है प्रोडक्ट मार्केट में, और उत्पादन की मात्रा जो OQ0 थी वो बढ़कर के OQ1 हो जाती है। अब हम चलते हैं मुद्रा बाजार में। मुद्रा बाजार में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि मुद्रा की पूर्ति तो स्थिर है, मुद्रा की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन उत्पादन की मात्रा बढ़ गई। तो जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी, उत्पादन जब OQ0 से बढ़कर OQ1 हो गया है, तब कीमतें कम हो जाएंगी। कीमत स्तर घट करके OP0 से घटकर OP1 रह जाएगा। ये OP1 हो गया। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारी वास्तविक मजदूरी दर बढ़ गई है, इसलिए ये जो रियल वेज लाइन है, नई वाली रियल वेज लाइन, ये ऊपर की ओर है और वास्तविक मजदूरी दर बढ़ी है और कीमतें कम हुई हैं, इसलिए हमारी रियल वेज लाइन ऊपर की ओर है और नया संतुलन इस K1 पर आता है। नई मौद्रिक मजदूरी OW1 यानी बढ़ी हुई मौद्रिक मजदूरी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि दीर्घकाल में जैसे ही टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, पूंजी स्टॉक में वृद्धि हुई तो उत्पादन फलन ऊपर की ओर शिफ्ट होता है और इस प्रकार तीनों बाजारों में समायोजन होता है और अंतिम जो एडजस्टमेंट सेक्टर है, उस एडजस्टमेंट सेक्टर में हम मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस पूरे विश्लेषण से हमें 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला ये कि उत्पादन फलन में विवर्तन तकनीकी में सुधार या पूंजी स्टॉक में वृद्धि के कारण होता है और तब तक कि दीर्घकाल में जनसंख्या की वृद्धि इसके प्रभाव को समाप्त नहीं कर देती। जब तक कि लॉन्ग टर्म में कोई पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, वो हमारे टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के प्रभाव को समाप्त न करे, तब तक तो ये रोजगार में वृद्धि करती रहेगी। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि यहाँ वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के साथ साथ मौद्रिक मजदूरी में भी वृद्धि होती है। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार के बारे में पता चलता है। इस कंप्लीट क्लासिकल मॉडल में हमने देखा कि जैसे ही प्रोडक्शन फंक्शन हमारा शिफ्ट हुआ तो वास्तविक मजदूरी भी बढ़ी और मौद्रिक मजदूरी भी बढ़ी है। उसका एकमात्र कारण कि कीमत स्तर में कमी होना है। तीसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि यह मानते हुए कि मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, उत्पादन में कोई भी वृद्धि होने से आर्थिक प्रणाली में कीमत स्तर में गिरावट आ जाती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने उत्पादन फलन में परिवर्तन करके उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने अध्ययन किया और इसके बाद हम 2 और चेंजेस करके देखेंगे। एक होगा श्रम की पूर्ति में परिवर्तन और दूसरा मनी सप्लाई में परिवर्तन करते हैं तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे रियल वैल्यूज पर और मनी वैल्यूज पर। ये हम हमारे अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।